हेलो हेलो सभी को। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कंट्री को फेडरल बनाती हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है। और साथ में हम लोग जानेंगे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग लेवल्स में या फिर अलग अलग टीयर्स में बांटा जाता है। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में पावर को 2 लेवल पे बांटा जाता है, सबसे पहला सेंट्रल लेवल और फिर स्टेट लेवल। बट जैसा आप लोग जानते हैं इंडिया काफी एक डाइवर्स कंट्री है, इसलिए यहाँ पर एक लोकल लेवल भी देखने को मिलता है ताकि गवर्नेंस अच्छे से हो सके। अब ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने देखी, इसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। अब देखो, हर कंट्री में तो फेडरलिज्म नहीं होता ना, तो 2 तरह की गवर्नमेंट कंट्रीज में देखी जाती है। किसी किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट होती है और किसी किसी कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। अब जहाँ पर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल के पास अपनी अपनी पावर्स डिफाइन हो, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। और जहाँ पे सारी की सारी पावर्स जो हैं सेंट्रल लेवल पर ही हों, सेंट्रल लेवल के पास हों, उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा बढ़िया है या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट ज्यादा बढ़िया है। जैसे हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, गवर्नमेंट लॉन्ग रन में वो ज्यादा बढ़िया होती है जहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अलग अलग लेवल्स में डिफाइंड होती हैं। इस हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडिया एंड यूएसए, वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं फ्रांस और इंग्लैंड। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म की क्या क्या खासियत होती है। तो फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं। सेकेंड फीचर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच लेवल्स हैव इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शंस, यानी कि भले ही लेवल्स अलग अलग हो गवर्नमेंट के, वो सेम ही सिटीजन्स पे अपनी गवर्नेंस करेंगे, बट उनकी ज्यूरिसडिक्शंस अलग अलग होंगी, यानी कि उनका एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझ लीजिए कोई एक इंसान है जो उत्तराखंड में रहता है। अब वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, प्लस उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उनको गवर्न करती है, प्लस जो भारत देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उनको अलग करती है। पर इन तीनों गवर्नमेंट का एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग है। थर्ड फीचर, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 3 या फिर 2 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको कितना काम करना है और क्या काम करना है, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है और उन गवर्नमेंट्स को उसी के हिसाब से काम करना होता है। फोर्थ फीचर है the provisions of the constitution cannot be changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels. यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है तो सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल सिर्फ अपने दम पर वो चेंज नहीं कर सकता, उन दोनों को साथ आना जरूरी है और साथ सहमत होना जरूरी है, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाया जा सकता है। फिफ्थ फीचर, the judiciary act as an umpire if dispute arise between different levels of government, यानी कि अगर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारी जुडिशरी जो है वो एक अंपायर की तरह काम करती है और उस डिस्प्यूट को सुलझाती है। सिक्स्थ फीचर है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा किन रिसोर्सेज से मिलेगा ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है। सेवेंथ और लास्ट फीचर, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि फेडरल सिस्टम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और उसकी सुरक्षा करना। सेकंड, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। इनफैक्ट एक आइडियल फेडरल सिस्टम उसी को कहा जाता है जिस देश में लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो प्लस एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर हो, यानी साथ रहने की सहमति भी हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन की। तो देखो, फेडरेशन जो है 2 तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यानी कि
काफी छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो साथ आ जाते हैं एक बड़ा नेशन बनाने के लिए। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है यूएसए, जहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने फैसला किया कि वो साथ आकर एक नेशन बनाएंगे, इसलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अगर और एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो वो हमें यूएसए में ही देखने को मिलेगा। यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पर। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक कंट्री अगर ये डिसाइड कर ले कि वो अपनी पावर को स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांट लेगी तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। इसका काफी बढ़िया एग्जाम्पल हमारा अपना देश भारत है, क्योंकि इसमें हमें पावर जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आती है। अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हम SBI से याद रख सकते हैं, यानी कि स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। यहाँ पर ध्यान देने की एक और बात है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, प्लस पावर जो है वो यूजुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेंटर में और स्टेट लेवल में। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले स्टेट्स में जो पावर है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सेंटर और स्टेट के बीच में भी पावर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? अब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करना एक चैलेंज तो है, पर हमेशा से इस चैलेंज को पूरा कैसे किया जाता है इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर दो स्टेट्स which were divided on the basis of language, यानी कि वो स्टेट्स जो भाषा के आधार पर डिवाइड किए गए उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहा जाता है। अब यार ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए क्यों जाते हैं? तो जैसा कि हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी है तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ताकि एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग अपने क्षेत्र में अच्छे से रह पाएं, इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिवाइड किए गए। इससे हुआ क्या, यूनिटी बेहतर हुई लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी काफी इजी हो गया। सिमिलरली उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड को उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया गया। इसको डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर कहते हैं। इसी वजह से आजादी के बाद कुछ नए शहर जो हैं बने और कुछ पुराने शहर वैनिश भी हो गए, जिस वजह से 1947 का जो इंडिया का मैप है वो 2023 के इंडिया के मैप से कुछ अलग भी दिखता है। सेकंड पॉइंट है लिंग्विस्टिक पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे देश की शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जिनको बराबर के राइट्स हमारे देश में मिले हैं। यानी कि अगर हम एग्जाम देना चाहें तो हम इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर हैं, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तीसरा पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो देखो, इंडिपेंडेंस के बाद काफी टाइम तक हमारे देश में वन पार्टी रूल ही रहा है, यानी कि सेंटर में भी और स्टेट में भी एक ही पार्टी रूल किया करती थी। बट अगर गलती से कोई दूसरी पार्टी स्टेट इलेक्शन जीत भी जाती थी तो सेंटर में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इनफ फंड्स नहीं दिया करते थे, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट अगला इलेक्शन हार जाए और वही सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है वही स्टेट में भी इस्टेब्लिश हो जाए। अब 1990 में कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया, जिसमें हुआ क्या, लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिली और एक से अधिक पार्टियों को साथ में आके गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अब जैसे ही कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट चलन में आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशंस थे वो अपने आप सुधरने लगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस करके अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते थे, ये सोचकर कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो इसी गवर्नमेंट के सपोर्ट की हम लोगों को जरूरत होगी, और अगर अभी उन्हें सप्रेस कर दिया गया तो वो तो किसी भी कीमत पे सपोर्ट नहीं करने वाले। और आइडियल फेडरलिज्म भी तो हम उसी को मानते हैं जिस देश में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं। What makes India a federal country? अब देखो, शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही लेवल्स गवर्नमेंट के स्पेसिफाई हुए थे, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। बट बाद में जैसे जैसे तीसरे लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट की जरूरत फील हुई तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को भी लोकल गवर्नमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। और इन तीनों ही टायर्स के जो हैं ज्यूरिसडिक्शन यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, और तीनों लेवल अपने अपने स्पेसिफाइड एरिया ऑफ कंट्रोल के हिसाब से काम करते भी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट का भी जिक्र है जो कि सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को उनका काम बताती है।
सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, जिसमें नेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स का जिक्र किया जाता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मनी। और यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। दूसरे नंबर पर है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। दूसरा ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और इन सभी सब्जेक्ट्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब देखो, बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो यार ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिडियरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये अधिकार है कि वो इन सब्जेक्ट्स को लेके लॉज बना सके। अब देखो, ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम। इन स्टेट्स के पास कुछ ज्यादा पावर है। दे हैव स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371। अब ये एक्स्ट्रा पावर्स इन स्टेट्स को मिली क्यों है? ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के लैंड राइट्स और उनके कल्चर को बचाया जा सके, और इसीलिए कोई दूसरे स्टेट से लोग आकर इन स्टेट्स में जमीन भी नहीं ले सकते। इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या थी? जो इस देश के नागरिक थे, उनकी ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक लोकल बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब कागजों पर तो डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था, बट उसका पालन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। इसलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कुछ अमेंडमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट को रियल में पावर्स दी जाती हैं। अब वो पावर्स क्या थी, उनको समझते हैं। फर्स्ट, रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल लेवल मेड मैंडेटरी, यानी कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस थे उनको मैंडेटरी बनाया गया। सेकंड, सीट रिजर्व्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो SCs, STs, OBCs थे हमारे देश के, उनके लिए गवर्नमेंट में सीट रिजर्व करी गई। थर्ड, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी कि हर पोजीशन के लिए 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई। फोर्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड, ताकि इलेक्शंस अच्छे से होल्ड करवाए जा सकें, हर एक स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन बॉडी भी बनाई गई। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट were required to share some powers and revenue with local government bodies also, यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू था, जो फंड्स था, वो मैंडेटरी कर दिया गया कि वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी शेयर करें। और इन्हीं कुछ स्टेप्स की वजह से जो हमारा तीसरा टायर था डेमोक्रेसी का, उसको और पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। अब जैसे हमारा देश मेनली 2 भागों में बटा हुआ है, पहला भाग जो कि रूरल पार्ट है, प्लस दूसरा भाग जो कि अर्बन पार्ट है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है उसको पंचायती राज कहा जाता है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उसको म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। अब बात करते हैं पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक गांव है, उस गांव से कुछ वार्ड मेंबर्स का सिलेक्शन होता है और उनका एक हेड होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। इस चीज को ग्राम पंचायत कहा जाता है। और 2-3 गाँव की ग्राम पंचायत को जब हम मिला दें तो वो एक ब्लॉक लेवल की समिति बन जाती है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। अब जब हम इन 2-3 पंचायत समिति को आपस में मिला दें तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नेंस हो जाती है, जिसको जिला परिषद कहा जाता है, जिसका हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, और जो छोटे टाउन्स हैं, छोटी सिटीज हैं, वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। जो बड़ी सिटीज की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनका जो पॉलिटिकल हेड है उसे मेयर कहा जाता है, और जो छोटे शहर की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका जो पॉलिटिकल हेड है उसको म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन कहा जाता है। अब भले ही हमारे फेडरल सिस्टम में कुछ खामियां जरूर हों, बट फिर भी इस दुनिया में ज़्यादातर देशों से अच्छा हमारा फेडरल सिस्टम है, जो कि और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव भी करता जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।